चलिए, तो अभी जो ये प्रश्न में डिस्कस करने वाला हूँ कि कांच की प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो भी हार्ड बोर्ड क्वेश्चन आपको ये टच कर ही देता है। अब देखिए ये कांच है, अब ये कांच की प्रिज्म है, तो कांच की प्रिज्म में सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें कितने सतह होते हैं, कुल कितने सतह होते हैं? 5। कुल कितने सतह होते हैं? 5 सतह होते हैं। तो बताइए आयत का कितना सतह होता है और त्रिभुज का कितना सतह होता है? आप बताइए। त्रिभुजाकार सतह कितना होता है? त्रिभुजाकार का सतह 2 होते हैं। जैसे अगर इधर से देख रहे तो एक त्रिभुज, उस तरफ से देखिएगा तो एक त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज हो गया। और आपको पता होना चाहिए ये वाला सतह, ये वाला सतह और ये वाला सतह आयताकार होता है। तो 3 आयत का सतह हो गया और त्रिभुज का कितना सतह हो गया? 2। तो कुल कितने सतह हो गए प्रिज्म के? 5 सतह हो गए। तो ये याद रखिएगा, मैंने आपको प्रिज्म दिखाया भी था। जस्ट इमेजिन करिए, प्रिज्म में आयताकार सतह 3 होते हैं और त्रिभुजाकार सतह कितने होते हैं? 2 होते हैं। अब एक बात बताइए, ये प्रिज्म है, कांच का है, पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? पारदर्शी है, प्रकाश आर पार हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ प्रकाश हवा में है तो ये हम कांच मान सकते हैं इसको। तो जब हवा से प्रकाश कांच में जाएगा उसकी माध्यम बदल जाएगी। यहाँ प्रकाश हवा में है, कांच के अंदर में उसकी माध्यम अलग हो गया। तो हमने जाना कि प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने वास्तविक मार्ग से, पथ से वो मुड़ जाती है या विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यही जानेंगे कि कांच की प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन में क्या क्या चीज़ जानना है। तो ये आपका आपतित किरण हो गया। आपतित किरण किसको कहते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पे ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको आई से सूचित किया जाएगा, आपतन कोण को। अब यहाँ पे देखिए ये अपवर्तित किरण हो गया, ये अपवर्तित किरण है और अभिलंब के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहेंगे। तो ये भी आपने जान लिया अपवर्तन कोण। यहाँ पे भी अपवर्तन ही कोण बनता है क्योंकि इस सतह पे भी एक अभिलंब डालिएगा तो ये आप अपवर्तित किरण हुआ। यहाँ से ये निर्गत हो जाती है, निर्गत मतलब अंत में बाहर निकल जाना। तो अंततः ये बाहर निकल गई, निर्गत हो गई। इसका मतलब ये निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत कोण कहते हैं। इंग्लिश में एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलते हैं। ई फॉर इमरजेंस, इमरजेंस का हिंदी निर्गत होता है। तो ये एंगल ऑफ ई जो होगा निर्गत कोण होगा। अब यहाँ पे डी विचलन कोण क्या है? विचलन कोण ये बतलाता है कि ये जो किरण कांच में गई है, अंत में जो बाहर निकली है वो कितने कोण बना करके बाहर निकली है, कितने कोण से ये विचलित हो गई है। इस तरह से आपको मैं समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपतित किरण अगर ये सीधा जाती तो इस तरीके से ये जा रही होती, इस तरह से जा रही होती। लेकिन सच में देखा जाए तो ये कितने एंगल से मुड़ के ये बाहर निकली है, इसी को हम विचलन कोण कहेंगे। ये विचलन यानी अंततः ये जो किरण ऐसे आप जा रहा था तो अंत में बाहर जो निकली है तो कितने कोण बना के बाहर निकली है, ये कोण ही एंगल ऑफ डेविएशन होगा, अर्थात विचलन कोण। डी फॉर डेविएशन होगा। तो विचलन कोण को सूचित करेंगे कैसे, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसकी परिभाषा बनेगी। परिभाषा बनेगा आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बने कोण को विचलन कोण कहते हैं। ये निर्गत किरण हुआ ना बच्चों, ये निर्गत किरण है और ये कौन सा किरण है? आपतित किरण है। उसके बीच बने कोण को क्या कहेंगे? विचलन कोण। अर्थात यानी जो किरण मैंने कांच में भेजा है वो कितने कोण से विचलित होके निकल गई, वह कोण क्या होगा? विचलन कोण होगा। और मैं आपको बता दूं प्रिज्म में सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा रंग होता है? बैंगनी किरण होता है। कम विचलन किसका होता है? लाल का कम विचलन होता है। कैसे समझेंगे? क्योंकि सबसे ऊपर ही रहता है, सबसे नीचे कौन आता है? बैंगनी। इसका मतलब ये हुआ कि बैंगनी सबसे ज़्यादा विचलित हुई है, तो बैंगनी किरण का सबसे ज़्यादा विचलन होता है। ये भी बात आपने जान गया। इस तरीके से ये तो भाई वर्ण विक्षेपण का कॉन्सेप्ट है। केवल आपको ये जो फिगर है ना, ये फिगर बतानी है, उसके बाद ये चीज़ें आपको लिखनी है और प्रकाश के अपवर्तन के बारे में आपको कुछ शब्द लिखने होंगे कि कैसे कैसे ये हो रहा है। तो इस तरह से ये इसका आंसर ये होगा। तो जो अब जो ये प्रश्न है, निम्न में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इसको जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन के 2 प्रकार होते हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको ये भी जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन के अगर ये 2 प्रकार है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना, केवल वो एल्केन आते हैं उसमें, और एल्केन में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड बनता है कार्बन कार्बन के बीच। अब तो आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जानना पड़ेगा कि इसमें एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं, एल्कीन और एल्काइन दोनों आते हैं। तो अब आपको
ये पता चल गया कि एल्कीन एल्काइन, एल्कीन का मतलब सी डबल बॉन्ड सी और एल्काइन का मतलब सी ट्रिपल बॉन्ड सी। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, ये माइंड सेट करना होगा कि एल्केन मतलब सी सिंगल बॉन्ड सी, यानी एल्केन के कोई भी सदस्य में हमेशा और हमेशा कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड बनेगा। एल्कीन में हमेशा कार्बन के कार्बन कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिखेगा। अल्काइन के सदस्यों में कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। अब तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि इनमें से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में चाहे एल्कीन भी आ सकता है, चाहे एल्काइन भी आ सकता है। यहाँ देखिए CH4 असल में ये मीथेन है, तो इसमें ये एल्केन का सदस्य है, तो इसमें बिल्कुल भी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं आएगा। C2H6 ये भी एक एल्केन का सदस्य है। आप कैसे जानते हैं ये एल्केन का सदस्य है, तो ये भी मैं तुरंत से बता देता हूँ कि कार्बन के दोगुने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन ये रखता है। जो भी ग्रुप कार्बन के दोगुने से दो ज़्यादा हाइड्रोजन रखे वो एल्केन का सदस्य कहलाएगा। तो ये चीज़ आपने जान लिया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, ये भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है, क्योंकि एल्केन ग्रुप का ये मेंबर है। C2H2, अब आप यहाँ पे इसकी संरचना बना करके भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया और ये कार्बन 4 बंधन बनाएगा तो ये 3 बना लिया, अर्थात ये इस तरह के इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। यानी C ट्रिपल बॉन्ड C इसमें बन रहा था, इसका मतलब मेरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये होगा। इसका भी संरचना सूत्र बना के आप देख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि ये एल्केन का सदस्य है। 3 से ज़्यादा, देखिए C3H8 ये एल्केन के सूत्र पे बैठा हुआ है। 3 दूनी 6, 2 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन 2 गुने से 2 ज़्यादा है, यानी ये एल्केन का है, तो यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, ना कि असंतृप्त। असंतृप्त ये होगा क्योंकि ये अल्काइन ग्रुप का सदस्य है। अल्काइन आता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, तो इस सवाल का आंसर होगा C नंबर। तो इस वीडियो, अब ये क्वेश्चन का जो आंसर होगा, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। ये असल में ऐसा ये है कि जिंक का जो है सिंबल होता है Zn और टीन का सिंबल होता है Sn। Sn से ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, अर्थात ये कि Zn तत्व जो है टीन से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, यानी ज़्यादा क्रियात्मक है, किसी भी चीज़ से जल्दी क्रियाशील हो जाता है। तो यानी आपने ये समझा कि कोई भी खाद्य पदार्थ मतलब कोई भी खाने वाला पदार्थ को हम खाने वाले पदार्थ के डिब्बों पर जिंक का लेप नहीं चढ़ाते बल्कि टीन का लेप चढ़ाते हैं, क्योंकि जिंक का लेप अगर चढ़ा देते तो ये ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण वो खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया करके थोड़ा पॉइजन यानी जहरीला पदार्थ बना लेगा, जो हमारे लिए हानिकारक होगा। इसीलिए टीन का लेप हम चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसका आंसर ये होगा क्योंकि Zn अधिक अभिक्रियाशील है टीन से। Zn अधिक अभिक्रियाशील है टीन से, ऐसा ऑप्शन कहीं पे मिलेगा, वो जवाब इसका हो जाएगा।